तो हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं भैया? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में कुछ फटाफट बातें हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। किसके ऊपर जाएंगे? लॉज ऑफ मोशन में जो मेन कैरेक्टर है न्यूटन बाबा के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले मैंने बताया कि कुछ बातें हमें बेसिक समझनी है इंट्रोडक्शन में, जैसे कल हम लोग थोड़ा बहुत समझे थे। तो लॉज ऑफ मोशन का मतलब हो गया, इस चैप्टर का दूसरा भी नाम तुम असाइन कर सकते हो। लॉज ऑफ मोशन को यहाँ लॉज की जगह बोल सकते हो कॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर को इस एंगल से भी देख सकते हो कि लॉज ऑफ मोशन बेसिकली हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है, उसके पीछे की वजह कौन है, कॉज, वजह कौन है ना। तो इस चैप्टर में ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने कुछ विचार प्रकट किए दुनिया के सामने, जिनका नाम था आर्यभट्ट। रियलिटी में जिसका नाम था क्या? आर्यभट्ट। जो हिंदुस्तानी लोग थे जैसे हम लोग हैं, है ना। आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानकारी हो तो ठीक है, नहीं तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है, मतलब नहीं पता है जिसके बारे में उसको पढ़ना ही तभी तो अच्छा लगेगा। सब कुछ जान जाओगे तो पढ़ के मज़ा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि भैया हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? 8 या 9 थे ना। और उनमें से कुछ ग्रहों के नाम भी उन्होंने रखे थे। किसके नाम पे रखा था? जो आज जिसको आप जुपिटर बोलते हो, जिसे आप नेपच्यून बोलते हो, उसको हिंदी में उन्होंने क्या बोला था? अरे जिसको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बोलते हो, हिंदी में क्या नाम है उनका? हाँ, तो वही नाम रखा था जिसके नाम पे ये संडे मंडे पड़ा है, ठीक है ना। अंग्रेज़ बड़ा होशियार थे, उन्होंने कहा हम दूसरा नाम देंगे, ठीक है। क्या करें, हमारी भाषा ही नहीं लोगों को पसंद आती है। कहते भैया अंग्रेज़ी बोलोगे तभी हम समझेंगे, स्मार्ट हो। हाँ, चलिए। तो कॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम जो हमारी किताबों में लिखा है, नाम किसका आता है? एरिस्टोटल का आता है। एरिस्टोटल ने बोला अगर हमारे पास एक धनुष हो, क्या हो? धनुष कैसे बनाते हैं? ऐसे होता है क्या धनुष? भगवान राम के पास इसी धनुष था, है ना। हमने थोड़ा साफ बना दिया, ये और डीप जाता। जितना डीप जाएगा उतना ही मज़ा आएगा, है ना। मान लीजिए आप ऐसे खड़े थे, आपके हाथ में क्या था? और ये गलती से हाथ यहाँ नहीं होगा, ये हाथ कहाँ होगा? इस तीर को पकड़ेगा, है ना। चलिए, तो अरिस्टोटल ने बोला जब ये तीर धनुष से निकल जाएगा, आगे पहुंचा, आपने छोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, तो ये चलेगा क्यों? किसकी वजह से चल रहा है? तो अरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला देख भाई, क्या है ना, यहाँ की जो हवा है बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी, ये इधर से आके इसको पुश करेगा। आगे पढ़ोगे जिस पे प्लेन वलेन, मतलब देखोगे कैसे क्या होता है ना। एरोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा बहुत तुम्हें थोड़ा ज्ञान होगा कि ऐसा क्या होता है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एयर यहाँ से एयर आके यहाँ इसको पुश करेगा ऐसे। इसकी वजह से ये क्या होता है, जो धनुष से निकला हुआ तीर वो आगे बढ़ता है, ठीक है ना। फिर लोगों ने कहा, इन्होंने कहा एयर में ऐसा होता है, और शायद यही वजह, तीर को कौन मूव करवा रहा है? एयर प्रेशर मूव करवा रहा है, यानी कि एयर के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो मूव करवा रहा है किसको? तीर को। फिर लोग थोड़ा और बुद्धिमान हुए, उन्हें कहा एक बात बताओ, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम वैक्यूम में करें, कहाँ करें? वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पे एयर या ऐसी भी कोई चीज़ ना हो, जहाँ पे ये ना हो, एयर ना हो। फिर सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट लोगों ने करा, चलो एक्सपेरिमेंट ये करते हैं। तो देखा गया जब एयर नहीं था तब भी तीर आगे बढ़ रहा था, तब भी तीर आगे बढ़ रहा था। तो लोगों ने अरिस्टोटल से बोला भैया ये बताइए, आपने जो बोला वो तो गलत साबित हो गया, अब हम क्या करें? तो अरिस्टोटल ने बोला यार देखो मेरे पास इतनी बुद्धि थी, मैंने बता दिया, अब आगे की बात जूनियर साइंटिस्ट बताएंगे, जिनका नाम था न्यूटन, है ना। तो न्यूटन बाबा ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया इसके आगे की स्टोरी कि बिकॉज जब एयर एब्सेंट हो गया तो आपके अकॉर्डिंग आपका ये जो तीर है वो कहाँ एकदम स्टॉप हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए था, चलना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा देखिए बात एयर की नहीं थी, बात ये जो धनुष का ये क्या है, स्ट्रिंग जो लगा है, रस्सी, इसको जब आप खींचते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है? फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये तीर मूव कर रहा था। समझ में आया?
तो इसके पीछे की वजह दुनिया ने लोगों को, उनको अरिस्टोटल को बता दिया। अरिस्टोटल गए खिसिया गए भैया, क्या करे, शर्म के मारे पानी पानी हो गए। फिर बात करते हैं आगे। डस्टर उठा दो यार, वहाँ रख दियो तुम, वो वाला उठाओ, उधर वाला दो, ठीक है। अरिस्टोटल की बात गलत साबित हुई। अब आए कौन, गैलीलियो बाबा आए। कौन, तो जो गैलीलियो है ना, इनका एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, और इन्होंने वाकई में बड़ा मस्त काम किया। उसके बाद में ये कॉज ऑफ मोशन हो गया, इतना समझ में आ गया, बेसिक चीज़ें। चलिए फिर आए गैलीलियो। गैलीलियो की स्पेलिंग थोड़ी सी देखना है, गैलीलियो है ऐसे करके, हाँ, GA, ये हैं गैलीलियो साहब, ठीक है ना। गैलीलियो बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको ज़रा देखना। उन्होंने कहा एक ले लो कटोरा, जिसको बाउल बोलते हैं या हाफ स्फेयर, हेमीस्फेयर बोलते हैं, है ना, हाफ हेमीस्फेयर ले लीजिए। सबसे पहले उन्होंने बोला एक पेंडुलम का एग्जांपल दिया। किसका, जो पेंडुलम होता है, क्या होता है भाई, पेंडुलम। मान लीजिए ये पेंडुलम, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, और ये फिक्स्ड सपोर्ट है, इसे बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट, और ये स्ट्रिंग है, इसे हम लोग बाब बोल देते हैं। ये सब तो देख ही चुके हो तुम लोग, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले गैलीलियो ने बोला, कहा देखो अगर हम इस बाब को पकड़ के यहाँ ले आए, ऐसे छोड़ा, थोड़ा सा इसमें क्या करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे, क्या दें, यहाँ ले आए, थीटा अगर हम प्रोवाइड कर दिए इसको, और यहाँ से मैंने इसको रिलीज कर दिया। किसने बोला, गैलीलियो ने। इसको यहाँ से मतलब इसको हमने, देखिए ये होता है हमारा डाटम लाइन या रेफरेंस लाइन, जहाँ से हम लोग हाइट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम पेंडुलम को ऐसे ऊपर थोड़ा सा ले आएँ और इसको यहाँ से ड्रॉप कर दें, तो ये पेंडुलम क्या करेगा, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा और बार बार उतनी ही हाइट अचीव करेगा। यानी कि जितनी हाइट पे इधर आया था उतनी हाइट पे यहाँ तक जाएगा, और ये करता रहेगा। फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, ये पहला एग्जाम्पल उनका था। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, कहा कि यार एक कटोरा ले लो, यानी कि हाफ हेमिस्फीयर ले लो या हाफ स्फीयर ले लो, उसको काट दो, है ना। जैसे एक कटोरा होता है, जैसे कटोरा शुद्ध भाषा अगर देखा जाए हमारे यहाँ तो वही बोलते हैं भैया, एक कटोरा ले लो, है, उसके बाद सड़क पे निकल लो, ठीक है। तो कटोरे के अंदर एक बाल को यहाँ से मान लीजिए, इसका बेस ये 0 वाला पॉइंट तक का था, यहाँ से मान लीजिए ये हाइट आप मेजर कर रहे हैं, ये हाइट h तक ले आए आप इसको, है ना। और इस गोली, मान लीजिए गोली रख दिया कटोरे में, आपने एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं, गोली या स्पेयर या बॉल यहाँ तक ले आइए और इसको यहाँ से हल्का सा, आपको पुश नहीं करना है, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना है, आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो बॉल होगा ये ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा और सेम हाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, सेम हाइट तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो वाली बात तो वहीं ख़त्म हो गई। इसके हम 2-3 बार इसको हम देखेंगे क्या प्रोसेस है। तो इन्होंने कहा यार सेम हाइट ये अचीव करेगा, क्या करेगा, सेम हाइट अचीव करेगा। बिल्कुल सही बात भाई साहब। ये उनका ये लॉलीपॉप था, ये पहला एग्जाम्पल था, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट का उनका फर्स्ट पार्ट था। फिर दूसरा पार्ट इन्होंने बताया, यार ठीक है ना, दूसरा पार्ट इन्होंने बनाया और बोला कि यार देखो अगर मैं इसी चीज़ को, ये जो सेकंड पार्ट इधर आ रहा है जिसको मैंने यहाँ से डिवाइड किया ना, इसका इंक्लाइनेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यानी कि ये भी एंगल क्या है, मान लीजिए ये ज़्यादा इंक्लाइन है, इसमें एंगल जो ये बन रहा है ये ज़्यादा इंक्लाइन है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम। तो उन्होंने कहा यार देखो इसको ऐसे बना दो और यहाँ तक पूरा हाइट दे दो, है ना। तो ये सेकेंड पार्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बोला देखो यार ये हमारा मेन पॉइंट था जहाँ से हमने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था, और फिर से हम इसको बॉल को उतना ही हाइट पे ले आ रहे हैं, कितने ही सेम हाइट पे, जितना h हाइट यहाँ दिया यहाँ से उतना ही हाइट यहाँ से भी हम दे रहे हैं, है ना। फिर हम यहाँ से इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं इस बार। फिर से उन्होंने देखा यार ये लंबा दूरी तो तय करेगा, देखिए डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन सेम हाइट पे जाएगा, लेकिन सेम हाइट तक चढ़ेगा। ये भी बात उनकी सही हो गई, बिल्कुल सही बात बोला आपने। आगे पढ़ेंगे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, वर्क पावर एनर्जी में, तो वही स्टोरी है।
दूसरी बात उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे जब ना इधर वाला इंक्लाइनेशन हम बढ़ा दे रहे हैं, मतलब घटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इंक्लाइनेशन और घटा दे रहे हैं। और यहाँ देखिए ज़्यादा दूर यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो तो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ा है डिस्टेंस। उसके बावजूद भी ये सेम हाइट कवर कर रहा है, उसके बावजूद भी ये सेम हाइट कवर कर रहा है। इस बार उन्होंने क्या क्या कहा, एक काम करते हैं, इसको पूरा पूरा हम हॉरिजेंटल कर देते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा देखो भाई, हम अपने एक्सपेरिमेंट को और मजबूत बनाते हुए कुछ बात कहना चाह रहे हैं तुमसे। क्या है? उन्होंने कहा देखो ये जो बर्तन था ना, इसको हम लोग ये ऐसे कर दे रहे हैं, ये जितना इंक्लाइन था उतना इंक्लाइन हम दे रहे हैं, है ना। ये जितना इंक्लाइन था इधर वाला पोर्शन, उसको उतना ही इंक्लाइनेशन हम दे दिए और बाकी वाला हॉरिजेंटल कर दिया, ऐसे बोल दिया हॉरिजेंटल प्लेन टाइप का बना दिया। अब फिर से इसी बॉल को इन्होंने ड्रॉप किया। कंक्लूजन क्या निकलेगा अभी देखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट का बहुत मज़ेदार है। फिर न्यूटन की बुद्धि यहीं से आगे चल जाती है। कहा गैलीलियो साहब ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया मेरे लिए, मैं अब तो स्वतंत्र हूँ अपनी बातें रखने के लिए, ठीक है ना। फिर गैलीलियो ने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये बॉल अगर यहाँ से आप रिलीज करेंगे तो ये तब तक चलेगा जब तक इसके पास एच हाइट ना अचीव हो जाए, तब तक चलेगा जब तक कि कहाँ तक, एच हाइट तक अचीव ना कर ले। यानी कि आगे तो आपने हॉरिजेंटल प्लेन बना दिया, एच हाइट कहाँ मिलेगा, मान लो इनफाइनाइट पे मिलेगा, मान लो कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे एच हाइट देखने के लिए मिलेगा। तो ये बॉल क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही रिलीज करोगे ये चलता जाएगा, है ना। ये क्या होगा, चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आगे कहीं भी सेम हाइट मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ से गैलीलियो का एक अच्छी खासी बात आई। उन्होंने कहा देखो यहाँ पे क्या था, दोनों तरफ सेम इंक्लाइनेशन था, यहाँ से इस पॉइंट से सेम हाइट, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है और सेम ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। एच हाइट तुमने दे दिया, बात समझ में आया। लेकिन जो ये वाला जो कर्विलिनियर पाथ था, इसका भी लेंथ इधर इधर सेम था। दूसरी बार हमने बोला कि यार इस पॉइंट से हमने कर्विलिनियर वाला जो लेंथ है उसको बढ़ा दिया, इंक्लाइनेशन क्या किया, घटा दिया, लेकिन हाइट सेम अचीव कर रहा है कौन, ये बॉल। समझ में आया? तीसरी बार हमने क्या किया कि इंक्लाइनेशन पहले वाले का एज इट इज रखा, दूसरे वाले सेगमेंट को क्या किया, हॉरिजेंटल बना दिया। तो इसका मतलब गैलीलियो ने कहा कि ये बॉल जो यहाँ से ड्रॉप करोगे ये तब तक चलेगा जब तक कि ये एच हाइट आगे अचीव ना हो जाए, और हमको पता है ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इसका मतलब ये बॉल चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और चलता ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है क्या। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और कोई बॉडी अगर किसी भी वजह से मोशन में आ गई, ये वाला बॉल, इसके बारे में सोचिए, कोई भी बॉडी अगर स्टार्टिंग में मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया? और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, सेम वेलोसिटी से चलेगा। क्या बोला गया, सेम वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी इसने यहाँ पे गेन की है वो उतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा। और आपको पता है वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस नहीं सुनाई दे रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन अगर नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब स्टेट जो है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे एक इसने स्टेट गेन किया, जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में चलने का स्टेट, और जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड में चलने का स्टेट। यानी कि दो बातें यहाँ पे निकल के आई इनर्शिया के टर्म में, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। बात समझ में आया? और एक बात और थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रेस्ट पे रख दिया, ये बॉब तब तक नहीं मूव करता जब तक कि बाहर से आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ऊपर नहीं ले आते, तो ये बॉब जहाँ था वहीं पे रहेगा। यानी कि इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया बातों ही बातों में कि भैया इनर्शिया या इनर्शिया मतलब जो फर्स्ट लॉ न्यूटन ने बोला, न्यूटन की बुद्धि इसके आगे चल गई और उन्होंने दिमाग लगाया बहुत अच्छा खासा। अच्छा, इस बॉल को अगर रोकना है तो क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इस बॉल का लीनियर मोमेंटम आप डिस्टर्ब करेंगे।
समझ में आया? इस बॉल के पास अपना एक मास होगा और यहाँ पे इस बॉल ने अपने पास एक वेलोसिटी कैरी करा है। अरे हाँ कि ना? अगर उसको आपको डिस्टर्ब करना है तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना? अच्छा, अगर ये हमारा फ्रिक्शनलेस है तब ये ऐसे चलेगा। अगर इसके अंदर कोई रफनेस है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये बॉल कहीं ना कहीं रुकेगा ना। अब आप धरती पे खेलते हो, फुटबॉल मार देते हो तो थोड़ी देर बाद रुक जाता है कि नहीं रुकता है? वजह क्या होती है कि फुटबॉल पे धरती क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसी कोई मोहमाया ना हो, कोई पकड़ने वाला ना हो, तो ये बॉल इनफाइनाइट तक मूव करता रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लॉजिक क्लियर हो गया? ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझ में आया? उन्होंने जो बात बताई दुनिया को समझ में आया? आगे दौर आया किसका? न्यूटन का। किसका दौर आया? न्यूटन का। तो न्यूटन ने अपना लॉ ही पूरा बना दिया। कहा कि भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स लॉ है कि लॉज है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना? आगे जन्म किसका हुआ? न्यूटन बाबा के लॉ का जन्म हुआ और उसमें कई सारी बातें उन्होंने दुनिया को बताई। सबसे पहली जो इन्होंने बताई उसको क्लियर हुआ ये बात, मुद्दा। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो बॉल चल रहा है। अगर तुम्हें रोकना होगा तो आगे जाके या तो खड़े हो जाओ या तो तुम बाहर से कोई और मतलब कोई और तरीका लगा के फोर्स लगा दो, हाँ कि ना? या गुस्सा है तो इसी को पकड़ के ऐसे टिल्ट कर दो, इसे उठा दो, थोड़ा उठा दोगे तब भी इंक्लाइन मिल जाएगा और कुछ हाइट तक जाके ये रुकेगा ना फिर। हाँ, यानी कि कुछ ना कुछ कांड करना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके उस बॉल का स्टेटमेंट या स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। तो इसको मिटा दें, हाँ कि ना? चलिए भैया मिटा ही दे रहे। लिखोगे कैसे तुम लोग? नोट्स तो है नहीं कि हम तुम्हें नोट्स दे देंगे। चलो मुंह माया छोड़ो, क्या करोगे लिख के तुम लोग, हैं? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था इसके बिहाफ पे न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। ओए भैया मार्कर ले आइए, इसमें इंक उंक नहीं है, बैठ के सोइए मत यहाँ, ठीक है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है भाई? कितने तरह का इनर्शिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इनर्शिया को हम समझेंगे, लॉ ऑफ हटा देते हैं। इस चीज को हमने कल देखा था। इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? चलिए इनर्शिया क्या होता है बताइए। हम लोग इनर्शिया पे पहले काम कर ले। व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is a property of any object due to which it resists the external effort applied on that object. External effort किस सेंस में कि कोई भी एफर्ट लगा के आप उसके प्रेजेंट स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल एफर्ट। यहाँ और कोई बात नहीं है कि अट्रैक्ट करेगा मतलब देख के, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर से जो फोर्स लगाओगे उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे मान लो हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट के पास जनरली दो स्टेट होता है। जनरली पहला स्टेट क्या? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, पहला स्टेट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। कहाँ पे हो? रेस्ट पे हो। दूसरा स्टेट क्या है भैया? ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। क्या कर रहा हो? मूविंग ऑब्जेक्ट हो। मूविंग ऑब्जेक्ट हो। बात समझिएगा ध्यान से। ये रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है और दूसरा मूविंग वाला ऑब्जेक्ट है। तो मूव करेगा तो इसके पास दो बातें होंगी। कौन कौन सी? इसके पास दो बात कौन सी है? एक वेलोसिटी वाली बात, एक वेलोसिटी वाली बात, ठीक है ना? तो वेलोसिटी क्या इंफॉर्मेशन रखता है भाई साहब? वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अरे हाँ कि ना? वेक्टर होगा तो वेक्टर के पास दो बातें होंगी। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखिए एक कंडीशन ऐसा है, एक फेज ऐसा है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी 0 होगी। बात समझ में आया? इसे बोलते हैं रेस्ट वाला सिचुएशन।
और एक कंडीशन ऐसा होगा जब ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगा, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, इसके पास दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास दो तरह की इनर्शिया होगी। एक पहले मैग्नीट्यूड की वजह से इसके पास स्पीड आया, क्या आया? स्पीड आया, तो इसे बोल देते हैं भैया इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मान लो एक ट्रक है, सड़क पे चल रहा था, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में चल रहा था? मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, है ना, पूरब दिशा में ना, पूरब दिशा में एक ट्रक चल रहा है। बस इतना किसी ने बोल दिया कि पूरब दिशा ऐसा नहीं बात बोला, उन्होंने बोला कि भैया एक ट्रक चल रहा है, क्या कर रहा है? उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने बोल दिया कि भैया एक ट्रक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। कितना मीटर पर सेकंड से? उन्होंने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? इनर्शिया ऑफ, क्योंकि उन्होंने किसके बारे में सिर्फ बात किया? मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया। 5 मीटर पर सेकंड क्या डायरेक्शन है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड के बारे में बात किया ना। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में उन्होंने बात किया। दूसरी बात, किसी ने कहा कि एक ट्रक है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, एक ट्रक है जो कि कौन डायरेक्शन में? उन्होंने क्या नहीं बताया? उन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में कोई चर्चा आपसे नहीं किया। किसी ने बोला एक ट्रक है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, आपको रोकना है ना। तो उन्होंने किसके बारे में डिस्कशन किया? इनर्शिया ऑफ, उन्होंने बोला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरे किसको? ये जो डायरेक्शन एक्सप्लेन किया इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है? अरे कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसके पास दो तरह की बातें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड से बनेगा स्पीड का मतलब है, और स्पीड से रिलेट हम किसको करेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन को करेंगे। अगर किसी ने डायरेक्शन का नाम लिया तो हम किसके बारे में बात करेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि दो तरह का इनर्शिया किसके साथ एसोसिएटेड होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ दो तरह का इनर्शिया एसोसिएट होता है। बात समझ में आया? कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ मोशन और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन किससे एसोसिएटेड है? और डायरेक्शन से इनर्शिया ऑफ। चलो भैया दो बात समझ में आ गया। पहली बात तो यहाँ समझनी है। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अभी मैं कौन से सिचुएशन में हूँ? मेरा पोजीशन कैसा है? किसी ने आके हमको पीछे से धकेल दिया, हम ऐसे गिर गए, तो हमारा डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हुआ। लेकिन अभी भी अब मैं फिर से कौन से स्टेट में हूँ? रेस्ट में हूँ। तो अगर मेरा स्टेट चेंज करना हो तो क्या करना होगा? एक्सटर्नल, मुझे धकेल दिया किसी ने पीछे से, मैं गिर गया। तो जब मैं गिर रहा था तो मेरा बॉडी मोशन में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा ना भाई। हाँ, तो इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जनरली न्यूटन बाबा के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमको ये बेसिक चीज समझ में आया कि इनर्शिया कितने तरह का होता है। और इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल एफर्ट। बाहर से लगाया गया जो एफर्ट है उसको रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। बात समझ में आया? यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा, अरे बोलो, गलत बात है। एक फोम का हमने खूब बड़ा सा घर बना लिया, फोम का, किसका? खूब बड़ा सा घर बनाया। और एक पत्थर का हमने खूब बड़ा सा घर बनाया। मतलब दोनों घर बराबर हाइट के, बराबर डायमेंशन के थे। एक बना था फोम का, दूसरा बना था ईंट और पत्थर का, या ईंट का बना था, सीमेंट का बना था। इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? किसको आप आसानी, जैसे पिक्चरों में क्या दिखाते हैं, खूब फोम का बना लेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे, है ना, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। फोम का एक सेट बनाते हैं ना, कपड़ा उपड़ा लगा के बढ़िया से, उसको बम से उड़ा देते हैं, है ना, कहते हैं देखो हमने बहुत बड़ा घर उड़ा दिया, है, ठीक है ना। और उतना ही बड़ा अगर घर सीमेंट का बनाए, ईंट का बनाए, और कहे भैया जितने डायरेक्टर हैं मूवी वाले कहें भैया इसको उड़ाओ,
हाँ, तब मज़ा आएगा। ज़्यादा पैसा खर्च होगा कि नहीं? खर्च होगा ना? अरे हाँ कि ना भाई? तो लोग करते क्या हैं, मैक्सिमम चीज़ें क्या करते हैं, फेक बनाते हैं, आर्टिफिशियल होता है, मतलब आर्टिफिशियल तो ये भी है, लेकिन ऐसा बनाते हैं जिसका कॉस्ट मतलब नुकसान कम से कम हो। वो लोग फोम पकड़ लेंगे, वो लोग कपड़ा पकड़ लेंगे, ऐसा बना देंगे कि लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही सही घर बना है ना। तो सेट तैयार करते हैं, तो सेट जनरली फोम वगैरह का यूज़ किया, जैसे जो पिक्चरों में ईंट उट दिखाता है वो भी फोम का, थर्माकोल का होता है ना। अरे हाँ कि ना? तो भैया अगर तुमको एक मटेरियल हो, जैसे मान लो किसी ने बोला हमारे पास 2 तरह का मटेरियल था, एक हमने स्फेयर बनाया, क्या बनाया? स्फेयर बनाया, एक गोला बनाया। एक गोला हमने बनाया प्लास्टिक का जो कि बहुत हल्का प्लास्टिक था, और दूसरा बनाया स्टील का। दोनों का रेडियस सेम था, दोनों का रेडियस सेम था। एक गोला, एक लड्डू आपने बड़ा सा बनाया, मान लीजिए 5 मीटर का रेडियस आपने बनाया, फोम का बनाया, प्लास्टिक का बनाया, और एक बार स्टील का बनाया, उतना बड़ा स्फेयर। तो किसको उठाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? किसको? क्यों? मास ज़्यादा होगा ना। अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा। कौन ज़्यादा? इनर्शिया। अगर मास कम तो इनर्शिया कम। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलना पड़ेगा। जितना भारी, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये भी देखना होगा कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है। बात समझिएगा, किस मटेरियल का ऑब्जेक्ट बना है। अगर ऑब्जेक्ट थर्माकोल का बना है, प्लास्टिक बहुत हल्का जो प्लास्टिक आता है उससे बना है, इसका मतलब उसका भार जो होगा कम होगा। भार का मतलब वेट। भाई थर्माकोल का बना है, बहुत बड़ा बना दिया तब भी तो वेट कम होगा ना। और उतना ही बड़ा अगर तुमने स्टील का बना दिया, ईंट का बना दिया, है ना, ऐसे किसी एलिमेंट का बना दिया, तो उसका मतलब उसका भार बहुत ही ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जो फोम का बनेगा। अभी मैं बताता हूँ, इसको मिटाएं, इसको बाद में लिखते रहना यार, बाद में, लेकिन तुम लोग इतना जल्दी लिख नहीं पाओगे, ठीक है? चलो लेक्चर से देख देख के लिखते रहना। है ना? तो हमने कुछ समझा, अब इनर्शिया के बारे में और डिटेलिंग कर लेते हैं। इनर्शिया तो हमने एक ऑब्जेक्ट का देखा कि स्टेट 2 तरह के होते हैं, एक मूविंग स्टेट, दूसरा रेस्ट वाला स्टेट। मूविंग स्टेट के पास 2 तरह का इनर्शिया आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बिकॉज मूविंग ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। बात समझ में आया? और जो रेस्ट पे होगा उसके पास कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ, उसके पास बस एक ही स्टेट ऑफ इनर्शिया होगा जिसको बोलते हैं क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया डायरेक्टली हमने देखा कि हमने एक स्फेयर बनाया था, अभी किसका बनाया? मान लीजिए हमने फोम का बनाया। किसका बनाया? फोम का बनाया, है ना। और दूसरा हमने उतना ही बड़ा रेडियस, मान लीजिए 5 मीटर का एग्जांपल हमने दिया था। एक बार प्लास्टिक का बनाया आपने, एक बार प्लास्टिक का बनाया, अभी भी 5 मीटर का। एक बार उतना ही बड़ा स्फेयर आपने बनाया 5 मीटर, इसको बना दिया स्टील का। किसको बना दिया? किसी ने पूछा यार ये तीनों का रेडियस तो सेम आपने रख दिया, तीनों का रेडियस सेम रख दिया। क्या रख दिया? सेम रख दिया, है ना। तो तीनों का अगर रेडियस सेम हो जाएगा तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? बताइए, इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? क्यों ज़्यादा होगा? मास। तो तकलीफ किसको उठाने में ज़्यादा होगी? हमको, तुमको? अच्छा भैया, तुम उठे चाहत होगा ही लागे है। ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा। ये बोल दिया जाए कि ये प्लास्टिक जो बना है ये थोड़ा सा टफ है, मतलब हैवी प्लास्टिक है ना। ये हैवी प्लास्टिक है। हैवी की स्पेलिंग क्या होती है भाई? HEA। हम देखो गलत लिख रहे थे इसीलिए मैंने पूछ लिया। हैवी प्लास्टिक, है ना। ये फोम का बना है। तो इनर्शिया के बारे में बात करें, इनर्शिया ऑफ 1, इनर्शिया ऑफ 2, इनर्शिया ऑफ 3। तो भैया ऑब्जेक्ट जो है उसका डायमेंशन सेम हमने ले लिया है, लेकिन मटेरियल हमने चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट का मटेरियल हमने चेंज कर दिया है। किसी ने पूछा इनर्शिया का ऑर्डर बताइए, सबसे ज़्यादा इनर्शिया, उससे कम, उससे कम। सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा? स्टील का। तो ऑर्डर ऑफ इनर्शिया जब लिखेंगे I3 इज ग्रेटर देन
I2 इज ग्रेटर देन I1। अभी हमने बोला कि जब डायमेंशन हमने सेम कर दिया, क्या सेम कर दिया, हमने यहाँ पे डायमेंशन सेम कर दिया, डायमेंशन सेम है। बात समझ में आया? डायमेंशन का मतलब होता है किस रेडियस का या किस वॉल्यूम का बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको समझ में आया कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे ऑब्जेक्ट बना हुआ, इसके भी यहाँ पे हमने बात किया तो हमको समझ में आया I3 यानी कि इनर्शिया ऑफ स्टील वाले ऑब्जेक्ट का, स्फीयर का सबसे ज़्यादा होगा। देन हमारा इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, हैवी प्लास्टिक का होगा। देन हमारा फोम का होगा। बात समझ में आया? अच्छा, आगे की स्टोरी और देखते हैं फटाफट। इसको मिटाएं, चलिए भाई इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए एक बार मैंने ये मार्कर हटाना था। एक बार एक टेबल पे ये मार्कर रखा था, ठीक है ना, फिर डस्टर रखा था, फिर पोडियम रखा था, फिर ये अपना बोर्ड रखा था, फिर ये दीवार रखा था। 4 बातें मैंने बताई, क्या? एक मार्कर, एक डस्टर, एक पोडियम, ये वाइट बोर्ड और ये दीवार। इन चारों को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ करना पड़ेगा? हाँ, क्यों? उसका मास, तो जिसका मास ज़्यादा उस पर एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि अगर सेम वेलोसिटी से डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो, ध्यान दीजिएगा, अब धीरे धीरे आपका बेस बन चुका है, फटाफट आप लोग सवाल भी करेंगे आने वाले टाइम में। जिसका मास ज़्यादा होगा उस पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं? कितनी तेज़ी से? जितनी तेज़ी से आप मूव करवाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने बोला एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जो 5 किलो का है, एक ऑब्जेक्ट है जो 10 किलो का है, एक ऑब्जेक्ट है जो 50 किलो का है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो 100 किलो का है। बात समझिएगा ध्यान से। 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो। 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो। एक टू है 5 ग्राम का है। क्या ग्राम का है? 5 ग्राम का, 5 किलो का, 10 किलो का, 100 किलो, मतलब 50 किलो का, 100 किलो का। इतने सारे ऑब्जेक्ट मैंने आपको दे दिए। मैंने बोला यार देखो, हमको ना इन सारे ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करवाना था। कितने मीटर पर सेकेंड से? ये हमारा टारगेट है, ये हमारा। तो सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा? 5 ग्राम पे सबसे ज़्यादा, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगाएंगे? तो ये कैसे आपको समझ में आया? मास ज़्यादा तो यानी कि इनर्शिया का जो रिश्ता है सीधा सीधा किससे है? मास से है। यानी कि जितना ज़्यादा मास और उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से या सेम वेलोसिटी से मूव करवाना। अगर कोई बोले कि हमको सेम स्पीड से मूव करवाना है तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ फोर्स अगर आप घटाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी इतनी गेन नहीं होगी। किसी ने बोला यार एक बात बताओ, हमने इस पे लगाया 10 न्यूटन का फोर्स और अगर हमने फोर्स कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया? फोर्स को कांस्टेंट कर दिया, फोर्स को। तो क्या ये सारे ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करेंगे? क्यों नहीं? मास सबका अलग अलग है। अगर मास अलग अलग है तो क्या अलग अलग होगा? इनर्शिया अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा? और इनर्शिया अलग अलग होगा तो फोर्स की आवश्यकता बदल जाएगी अलग अलग ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना? यानी कि सारा खेल किसका है? इनर्शिया का है सारा खेल। और इनर्शिया किससे रिश्ता रखता है? मास से रिश्ता रखता है। बात समझ में आया? यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया की वजह से क्या क्या परिवर्तन होना है, क्या क्या परिवर्तन नहीं होना है। यानी कि डायरेक्टली इसमें अगर रिश्ता देखा जाए तो मास का और फोर्स का संबंध आ रहा है इस चैप्टर में।
अरे किससे किससे? मास का और मास का और अबे कहते हैं मास का और फोर्स का। इनर्शिया चिल्ला रहा है। मास का मतलब इनर्शिया हो गया। मास का मतलब क्या हो गया? मास का मतलब इनर्शिया। जब एक चाहे कोई मास बोल दे चाहे कोई इनर्शिया बोल दे, नाम है कहीं, अभी बोल दिया कोई मास बोल रहा है, इसका मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए? मास अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर दिया इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए किसके बारे में? इनर्शिया के बारे में। समझ में आया? इनर्शिया और फोर्स अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग। मास बोल दिया तो फोर्स वाली बात तुम्हारे दिमाग में आनी जरूरी है कि अगर हमें किसी ने बोल दिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें 15 मीटर पर सेकंड से मूव करवाना है और मास का रेंज इस तरह से कुछ दे दिया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार देखो यहाँ पे हमको महसूस करने वाली बात है कि फोर्स की क्वांटिटी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, बिकॉज सबका मास अलग अलग है। सबका मास अलग अलग होगा तो क्या अलग अलग होगा? इनर्शिया भी अलग अलग होगा, तो फोर्स की ज़रूरत अलग अलग पड़ेगी। हाँ नहीं है, पढ़ो इसे, फिजिक्स पढ़ी है। समझ में आया? जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा, अबे जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। अभी जो बता रहे हैं उसको समझो। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। भैया इनर्शिया हमने बात किया, अभी इनर्शिया किया, फोर्स में हटा रहा हूँ। अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि ना? तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको इसको मूव कराने के लिए, यानी कि उतना ही ज़्यादा फोर्स। अब फोर्स जनरली दो तरह का होता है। फोर्स जनरली अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो आपको बाहर से एफर्ट लगाना पड़ेगा, अंदर का एफर्ट चलेगा। एक गाड़ी में खड़े हो जाओ, मान लीजिए गाड़ी आपकी बंद हो गई, मान लीजिए, समझिएगा जरा इस बात को, है ना? एक गाड़ी है, क्या है? एक गाड़ी है, इसका ये क्या है? पहिया है। बात समझ में आया? अब ये इसका मान लीजिए कुछ चंगूरा और मंगूरा टाइप के लोग यहाँ बैठे थे, खड़े थे, है ना? ठीक है। ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं। अब ये गाड़ी हो गई बंद। क्या हो गई? गाड़ी हो गई बंद। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आने वाला है। ये गाड़ी है बंद, मतलब ये रेस्ट पे है। क्या है? और ये चंगूरा मंगूरा टंगूरा, मान लो तीन लोग थे, इनका नाम था चंगूरा और इनका नाम था मंगूरा और इनका नाम था टंगूरा। टंगूरा, चंगूरा और मंगूरा, ये तीन तरह के व्यक्ति थे। तीनों जाके बस, मतलब ये बस मान लो एक था, रेस्ट वाला बस था। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, कोई गाड़ी वाड़ी खड़ा हो जाए तो जाके उसी में बैठ जाते हैं और उसके बाद में खूब इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। किसी ने बोला यार इस गाड़ी को हमको धकेलना, मतलब इस गाड़ी को हमको चलाना है। क्या करना है? अगर ये गाड़ी बंद होती और ये गाड़ी थोड़ी सी इसकी बैटरी वैटरी खराब होती, इसको धकेल के आपको चालू करना होता, तो क्या आप अंदर खड़े होके फोर्स लगाते तो ये चलता? अरे हाँ कि ना? चलता कि नहीं चलता? नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? बिकॉज आपने सिस्टम के अंदर जाके फोर्स लगाना शुरू किया। सिस्टम के अंदर जाके फोर्स लगाना शुरू किया, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। ये है हमारा इंटरनल, सही लिख रहा हूँ? नहीं, गलत लिख रहा हूँ सर। इंटरनल फोर्स। तो फोर्स जनरली एक तरह का हमें समझ में आया कि ये हमारा सिस्टम हो गया। ये क्या है? ये पूरा पूरा सिस्टम है। यहाँ पे ये शब्द बहुत बार आने वाले टाइम में दिखेगा आपको, सिस्टम। क्या? सिस्टम। तो ये सिस्टम के अंदर जाके अगर फोर्स लगाओगे तो क्या स्टेट चेंज होगा ऑब्जेक्ट का? क्या ये बस मूव करने लगेगा? किसी ने बोला यार हमारा बस खराब हो गया, गाड़ी बंद हो गया, जरा उसको धकेल दो, तो आप कहोगे चलो हम बैठते हैं, फिर उसी में धकेलते हैं, तो क्या गाड़ी चालू होगी? नहीं चालू होगी। अरे चालू होती है क्या? इसका मतलब जब भी कोई भी स्टेट चेंज करना हो तो आपको हमेशा सिस्टम के बाहर से फोर्स लगाना होगा। हाँ कि ना?
सिस्टम के अंदर अगर फोर्स लगाओगे तो सिस्टम में कोई परिवर्तन आएगा उसके स्टेट में? नहीं आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नहीं बात करेंगे, जैसे हो गया बम का फूटना, जैसे हो गया न्यूक्लियर विस्फोट, जैसे हो गया एटम बम है वो अपने आप फूट गया। तो आपने कहा यार हमने बाहर से तो फोर्स लगाया नहीं, अपने आप कैसे फूट गया, तो कैसे इतना इम्पैक्ट डाल दिया? तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है ना। वो तो अलग एक हमारा एक अलग ही लेवल की ज्ञान है, वो अलग लेवल का बात है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होना होता है, उसमें अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो किसी ने बोला सर एक बीकर था, बीकर में हमने क्या डाल दिया, अरे कुछ एसिड डाल दिया जिसकी वजह से बीकर में ब्लास्ट हो गया, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, हमें डैमेज देखने के लिए मिला। तो केमिकल चेंजेस को छोड़ देते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फिजिकल परिवर्तन कैसे हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा बीकर के अंदर जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा। जैसे एटम बम, जो भी बम्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेस की वजह से विस्फोट होता है। तो उन सब बातों को हम छोड़ देंगे, बट हम यहाँ जो समझना चाह रहे हैं, ये बेसिक बातें समझना चाह रहे हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम का मतलब हो गया ये वाली चीज़, ये बस था, बस एक हमारा सिस्टम था। अगर बस में अंदर जाके आप फोर्स लगाओगे तो सिस्टम में कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं, यानी कि सिस्टम अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर वही बस होता, ये बस दूसरा वही बस था मान लीजिए, ठीक है ना, बस तो हमारा वही था। इस बार चंगूरा और मंगूरा को बुद्धि आ गया, है ना। और मान लीजिए कहाँ आ गया, एक एडजस्ट करते हैं कहीं, मान लो आगे से ऐसे धकेल रहा था, आगे से ऐसे खींच रहा था, हम धकेलने के ना ऐसे खींचने लगा, या भाई साहब इस तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, ये क्या कर रहा है। चलिए एक बात यहाँ और आपने सीख लिया, ये दोनों, ये मान लो कौन था हमारा, चंगूरा था, और ये कौन था, मंगूरा था, और ये कौन है, ये टंगूरा है भैया। चंगूरा और मंगूरा तो पीछे से धकेलने में लगे थे, और लेकिन टंगूरा गया तो कहा हम अगमस खींचेंगे, क्या कर लोगे। तो इसने क्या किया, इसे बोलते हैं खींचना और इसे बोलते हैं धकेलना। तो फोर्स का डिफिनीशन आसान भाषा में आप लोग ये भी पढ़ोगे, फोर्स इज ए पुश आर पुल। तो यह पुश और यह पुल है, बात समझ में आया कि नहीं। तो टंगूरा क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहे हैं, क्या करके, पुश करते हैं, ये धकेल के और ये खींच के, लेकिन तीनों लोग अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं। बट इस बार एक्सटर्नल फोर्स लगा के इंटरनल, क्या ये बस के अंदर बैठ के फोर्स लगा रहे हैं, नहीं ना। तो ये से बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, क्या बोलेंगे। तो क्या इस बार रेस्ट से मोशन में आएगा, इस बार चांसेस हैं, हम तो नहीं बोलेंगे ना भाई, ये भी अभी डिसाइड नहीं हो रहा कि मोशन में आएगा या नहीं, क्योंकि डिपेंड किस पे करेगा कि इस बस का मास कितना, इस बस का इनर्शिया कितना, और क्या ये तीनों लोग मिलके उतना फोर्स लगा रहे हैं या उससे ज़्यादा लगा रहे हैं। अगर ये इनर्शिया से कम फोर्स लगा रहे होंगे तो अभी भी ये रेस्ट नहीं बदलने वाला होगा, क्योंकि ये भी ये रेस्ट पे है। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मास यानी कि इनर्शिया से ज़्यादा होगा, इनर्शिया से ज़्यादा होगा, तभी ये रेस्ट से मोशन में आएगा, तभी ये रेस्ट से मोशन में, अदरवाइज ये मोशन में आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ कि ना। तो ये प्रेजेंट स्टेट चेंज करने के लिए, प्रेजेंट स्टेट चेंज हो सकता है, बिकॉज इस बार आपको क्या मिला, एक्सटर्नल फोर्स मिला। क्या मिला, एक्सटर्नल फोर्स मिला। तो फोर्स जनरली दो तरह का होता है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो तरह के फोर्सेस हो गए, समझ में आया। तो फोर्स का डेफिनेशन आसान भाषा में क्या होता है, पुश आर पुल, और दूसरा क्या होता है, ये दो तरह का होता है, इंटरनल फोर्सेस और। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे अभी, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हमारा टारगेट है भैया एक्सटर्नल फोर्स को समझना, हमारा टारगेट है। तो न्यूटन ने या गैलीलियो ने जो बात कही वो किसके लिए बोली, उन्होंने इंटरनल फोर्स का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी बॉडी का प्रेजेंट स्टेट चेंज करना है, अगर आपको
किसी भी बॉडी का प्रेजेंट स्टेट चेंज करना है तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। और बाहर से लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, समझ में आया? और एक्सटर्नल फोर्स लगाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे की वजह किसी को समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कुछ समझ में आ रहा है? क्यों पड़ा? इंटरनल परिवर्तन करने से सिर्फ आपका शेप चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी को आपने हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया। क्या हुआ? पहले भी सॉलिड था, बाद में जब डायमेंशन चेंज होगा तो मीट में भी लिक्विड में बन सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था? आइस था। क्या था? आइस था। आइस को टेम्परेचर बढ़ाया आपने, वो क्या हो गया? मेल्ट हो गया। वो क्या हो गया? तो उसका स्टेट अभी चेंज हुआ कि नहीं? अरे हाँ कि ना? लेकिन फिजिक्स में इस बात का कोई लेना देना अभी है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ। यहाँ मोशन में क्यों परिवर्तन हुआ, मोशन किस वजह से चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्की बात। तो मोशन का मतलब हो गया कि बाहर से आप खड़े हो, सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, दैट इज। और जब आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो तब आपको स्टेटमेंट देना है कि भैया आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है या रेस्ट पे। बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आया हुआ चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ समझ में आया? और ऑब्जेक्ट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगी? ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगी? इनर्शिया। कौन सा? इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट या ए बॉडी ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस द which try to change the present state of the object। बात समझ में आया? अगर ये ट्राई नहीं कर रहा है, अगर ये भाई हमारे पास तो ताकत है, बाहर से हमको पता है कोई धकेल सकता है, लेकिन अभी हमारे ऊपर कोई फोर्स तो हमारा इनर्शिया कुछ करेगा क्या? अरे हाँ, हमारे बॉडी के अंदर मान लो मैं मर गया हूँ, ऐसे हूँ, खड़ा हूँ, भगवान ने हमको इतनी ताकत दे दी कि हम मरे हुए हैं लेकिन फिर भी खड़े, है ना? हम मरे हुए हैं लेकिन फिर भी, अगर मेरी लाश को आपको इधर से उधर करना होगा तो क्या बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा? अरे हाँ कि ना? और अगर आप चाहते नहीं हैं हमारी बॉडी को इधर उधर करना तो बाहर से फोर्स लगाने की आवश्यकता है क्या? तो अगर आप बाहर से फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, अगर आप बाहर से फोर्स तभी तो हमारे अंदर का राक्षस यानी कि इनर्शिया आपको अपोज करेगा। अरे हाँ कि ना? अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो इनर्शिया कुछ करेगा? तो ये भी बात दिमाग में आपके होना जरूरी है। बात समझ में आया? यानी कि जैसे आप ट्राई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल मतलब प्रेजेंट स्टेट को चेंज करने के लिए, वैसे ही इंटरनल यानी कि इंटरनल कॉज यानी कि इनर्शिया एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, इनर्शिया एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा हाथ एक्सटर्नल फोर्स होता, ये ऑब्जेक्ट होता और अभी दूर दूर है, तो क्या ये हाथ कोई इनर्शिया अप्लाई करेगा? भी नहीं। अब जैसे फोर्स लगा, अब इस फोर्स का अपोज ही हमारा हाथ करेगा, ये चलना नहीं चाहेगा, एक्सटर्नल फोर्स को कहेगा बेटा भागो यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? तो न्यूटन और गैलीलियो के जो ऑब्जर्वेशन थे, सबसे अच्छा गैलीलियो ने कहानी सुनाया और न्यूटन ने उस बात को समझा और अपनी भाषा में बात दुनिया को बता दिया। और बिकॉज ऑफ दैट हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, समझ में आया? ये जो भी डिटेलिंग था, फोर्स क्या होता है समझ में आया, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है समझ में आया, कितने तरह के हम लोग बाहर से मतलब जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको समझ में आए। ये फोर्स किसी भी बॉडी को क्या करवा सकता है समझ में आया? क्या हो सकता है बॉडी अगर फोर्स लगेगा तो क्या क्या हो सकता है? पहले तो
चेंज हो सकता है स्टेट, चेंज हो सकता होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि बाहर से आपने फोर्स कितना लगाया। हम बोले यार हम इस दीवार को धकेल लें, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये मूव करने लगा? नहीं, ये भी देखना है कि फोर्स का अमाउंट कितना है। बात समझ में आया? हाँ कि ना? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट स्टेट चेंज करना है तो बाहर से आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये चेंज होगा या नहीं होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? उसकी इनर्शिया पे, उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया पे। और ये कौन डिसाइड करता है? मास डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। तो चलिए आपका ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं।